हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ना चालू करेंगे। तो इस चैप्टर को अलग अलग नाम से लोग जानते हैं, जैसे रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मैकेनिक्स, या रिजिड बॉडी डायनामिक्स। रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है? ए बॉडी विच इज रिजिड मीन्स देर इज नो डिफॉर्मेशन एट ऑल व्हेन यू आर अप्लाइंग सम फोर्स ऑन इट, इट इज़ नॉट डिफॉर्म्ड। अब डायनामिक्स का मतलब कि उस पर जो फोर्सेस लग रहे हैं उस सब का एनालिसिस करके उसकी मोशन को प्रेडिक्ट करना। रोटेशनल का मतलब क्या? तो हमने सर्कुलर मोशन में एक पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पर चलते हुए देखा था, तो वहाँ पर जो बॉडी थी वो बॉडी एक पार्टिकल के रूप में थी। यहाँ पर बॉडी मैनी पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई मानी जाएगी, जैसे कि एक रॉड को घुमा देना, ठीक है ना। तो सर्कुलर मोशन के सारे कंसेप्ट्स इसमें यूज़ होंगे। सर्कुलर मोशन में एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चलता था, उसकी स्पीड v इक्वल टू ओमेगा आर, एक्सेलरेशन at और ar इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, at इज इक्वल टू अल्फा आर, ऐसा हमने पढ़ा था। सर्कुलर मोशन में एक पार्टिकल के लिए हमने सब कुछ देखा था। उसमें हमने देखा था कि पार्टिकल अगर एंगुलर स्पीड ओमेगा से आर रेडियस के सर्कल में घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी ओमेगा आर होती है। उसका स्पीड अगर बढ़ रहा है, अल्फ़ा भी है एंगुलर एक्सेलरेशन, तो इधर at अल्फ़ा आर होता है और सेंटर की तरफ नॉर्मल कंपोनेंट या रेडियल कंपोनेंट कह लो ओमेगा स्क्वायर आर, एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट at और an का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन a हमने देखा था। वहाँ पर सिर्फ एक पार्टिकल था, अब यहाँ पर अनेक पार्टिकल हैं। तो बेसिकली ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन में अगर हम डिफरेंस बताएं, ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो जो हम सर्कुलर मोशन की बात करते थे वो एक पार्टिकल के लिए था, रोटेशनल मोशन एक रिजिड बॉडी के लिए सर्कुलर मोशन रोटेशनल मोशन कहलाएगा। ट्रांसलेशनल मोशन का एग्जांपल देकर समझाता हूँ। एक ब्लॉक यहाँ से चलकर यहाँ डिस्प्लेस होकर आ गया, तो ये वाला मॉलिक्यूल इसका यहाँ आ गया, ये वाला मॉलिक्यूल इसका यहाँ आ गया। तो हर एक पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट सेम है, किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन भी सेम है। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ बॉडी आर सेम। ऐसा अगर हो तो ये ट्रांसलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। रोटेशनल मोशन में क्या होगा कि पार्टिकल्स ऑफ बॉडी विल मूव इन सर्कल्स, पार्टिकल्स ऑफ बॉडी विल मूव इन सर्कल with center at axis of rotation। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन will be same for all the particles of रिजिड बॉडी, क्योंकि उसमें डिफॉर्मेशन तो होना नहीं है। ये अपन ने पहले अज्यूम कर लिया कि बॉडी रिजिड बॉडी होगी। रिजिड बॉडी बोले ना बोले मान के चलना है आपको कि वो बॉडी रिजिड बॉडी है। रोटेशनल मोशन में देखिए, एग्जांपल देता हूँ कि एक ये रॉड है, यहाँ पर हिंज कर दिया, इसकी लेंथ L है, इसको ओमेगा एंगुलर स्पीड से हमने रोटेट किया। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पर हिंज किया हुआ है इसको, वो तो हमेशा रेस्ट में रहेगा। उसकी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी 0 है, लीनियर वेलोसिटी 0 है, सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पर है, तो उसका VCM ओमेगा इंटू आर L/2, रेडियस कितना है
L/2, ये L/2 रेडियस के सर्कल में चक्कर लगा रहा है। ये जो एंड पॉइंट है इसका रेडियस L के बराबर होगा जिसमें कि मूव कर रहा है। तो किसी भी मोमेंट पर जब ओमेगा एंगुलर स्पीड है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो ये हो जाएगी ओमेगा आर, मतलब ओमेगा इंटू एल। एक्सेलरेशन की बात करें तो मान लीजिए कि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, मतलब ओमेगा बढ़ रहा है। तो एक्सेलरेशन वीसी सेंटर ऑफ मास का दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो टेंजेंशियल कंपोनेंट और एक रेडियल कंपोनेंट। टेंजेंशियल कंपोनेंट कितना होगा, अल्फा इंटू L/2, और रेडियल कंपोनेंट कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर आर बोले तो L/2। ऐसे लास्ट वाला जो एंड पॉइंट है उसका इस मोमेंट पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, अल्फा आर, तो इसका रेडियस कितना है L, और इधर रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर कितना है L। तो अलग अलग पार्टिकल ऑफ बॉडी के अलग अलग लीनियर वेलोसिटी एंड लीनियर एक्सेलरेशन आ जाएंगे, पर ओमेगा सबके लिए सेम रहेगा, अल्फ़ा सबके लिए सेम रहेगा। तो इसमें पार्टिकल्स सर्कल्स में मूव करते हैं, मूव इन सर्कल्स। ऐसा है हमारा रोटेशनल मोशन। तो बढ़ते हैं आगे। अब देखिए ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन में जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हम डिस्कस करेंगे उसमें क्या पैरेललिज्म है। तो यहाँ पर जैसे कि डिस्प्लेसमेंट होता है ds या s, वैसे यहाँ पर रोटेशनल मोशन में उसका रोटेशनल एनालॉग, क्या लिख रहा हूँ मैं, रोटेशनल एनालॉग्स। तो यहाँ पर d थीटा या थीटा ऐसा लेंगे। एंगुलर वेलोसिटी, तो यहाँ पर ट्रांसलेशनल मोशन में लीनियर वेलोसिटी और यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पर लीनियर एक्सेलरेशन, यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन। तो AT इज इक्वल टू अल्फ़ा आर, ऐसा हमारे पास रिलेशन है, और V इक्वल टू ओमेगा आर, जहाँ के आर रेडियस है या रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन कह लो। इसी प्रकार से जो काम यहाँ पर फोर्स करता था मास इनटू एक्सेलरेशन, वही काम यहाँ पर टॉर्क करेगा जो कि होगा I अल्फ़ा। तो मास की जगह हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसका यूज़ करेंगे जो कि टेंसर फिजिकल क्वांटिटी है। ये तो स्केलर है मास, ठीक है। अब फोर्स की जगह टॉर्क हो गया, तो जब वर्क डन निकालोगे तो यहाँ पर F डॉट ds अपन लिखते हैं। तो यहाँ पर वर्क डन टाउ डॉट डी थीटा ऐसा लिखेंगे, उसके रोटेशनल एनालॉग। यहाँ पर हम पावर, इंस्टेंटेनियस पावर F डॉट v लिखते थे, यहाँ पर इंस्टेंटेनियस पावर F की जगह टाउ और v की जगह ओमेगा। काइनेटिक एनर्जी हम यहाँ पर हाफ mv² कहते थे। तो यहाँ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशन हाफ I ओमेगा स्क्वायर, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, v की जगह ओमेगा, इस तरह से होगा। तो जैसे ये फार्मूले आपको सब याद हैं, तो आप थोड़ा सा सोचना 10 सेकंड कि इसकी जगह मैं क्या लिखूं, तो वो फार्मूला बन के आ जाएगा, सिंपल। इसी प्रकार से एक होता है लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी, मास इनटू लीनियर वेलोसिटी। यहाँ पर होगा एंगुलर मोमेंटम, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया और v की जगह ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो इस तरह से ये हमने रोटेशनल एनालॉग्स फाइंड कर लिए, ठीक। तो हमने जो 3 नई फिजिकल क्वांटिटी के नाम सुने वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। तो टॉर्क के बारे में सबसे पहले हम देखना चाहेंगे। टॉर्क को टाउ, ग्रीक लेटर टाउ से डिनोट करते हैं। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी
it is a vector quantity which measures effectiveness of a force to cause rotational motion. देखो, जैसे कि एक डोर है, उस डोर पर हम अगर फोर्स लगाकर उसको रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ हैंडल है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। सेम फोर्स अगर हम इस पॉइंट पर अप्लाई करें और इस पॉइंट पर अप्लाई करें तो किस केस में डोर फास्टर मूव करेगा, जल्दी एंगुलर वेलोसिटी गेन करेगा। तो इस पॉइंट पर जल्दी एंगुलर वेलोसिटी गेन करेगा, ज़्यादा एंगुलर एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। तो फोर्स तो सेम है, लेकिन उसकी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा कि उसकी क्या इफेक्टिवनेस है टू क्रिएट एंगुलर एक्सेलरेशन, टू कॉज रोटेशनल मोशन। तो इसको अपन ने डिफाइन किया कि टॉर्क अबाउट ए पॉइंट ओ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, जहाँ की आर क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू आवर रेफरेंस पॉइंट ओ। तो ये है टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ। ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू आवर पॉइंट ओ, और एफ क्या है, फोर्स। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये बॉडी है, ये हमारा पॉइंट ओ है, ये पोजीशन वेक्टर है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का, और यहाँ पर फोर्स ऐसा लग रहा है। तो जो इसका रेडियल डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा, फोर्स का रेडियल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो इसको रोटेट नहीं कर पाएगा। एफ और आर वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, पर जो ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर आएगा, एफ साइन थीटा, वो इसको रोटेशनल मोशन क्रिएट करेगा। तो ये ऐसा एंटी क्लॉकवाइज अबाउट दिस हिंज ओ घूमेगी बॉडी। तो टॉर्क को अपन ने समझा है आर इंटू एफ साइन थीटा, मतलब दिस एफ साइन थीटा इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉज रोटेशनल मोशन एंड इट्स इफेक्टिवनेस टू कॉज रोटेशनल मोशन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स P फ्रॉम आवर एक्सिस ऑफ रोटेशन O। तो इसको हमने ऐसा लिख दिया, टाउ इज इक्वल टू आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। एफ परपेंडिकुलर मतलब पर कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू अदर वेक्टर, दैट इज आर वेक्टर। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, मतलब कि अगर ये O है, ये P है, ऐसा F है, ये R है, तो R साइन थीटा क्या होगा, तो ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये R साइन थीटा होगा, यहाँ से यहाँ तक ये R साइन थीटा है। तो इसको हमने क्या कहा, कंपोनेंट ऑफ R परपेंडिकुलर टू फोर्स। इस R के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो अलोंग फोर्स और एक परपेंडिकुलर टू फोर्स। तो ये F इंटू आर साइन थीटा अगर मैं इसको रीड करूँ, F इंटू आर साइन थीटा अगर मैं इसको करूँ, तो F इंटू आर परपेंडिकुलर ऐसा मैं लिख सकता हूँ। तो मैग्नीट्यूड आपको समझ में आ गई। और डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, R क्रॉस F करके। तो ये पहले दोनों को टेल टू टेल कर लो, ये R वेक्टर है, R को F की तरफ घुमाओ, तो ये या तो कहो एंटी क्लॉकवाइज या कहो कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड, दोनों तरह से कह सकते हैं। या तो कहो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, या कहो कि टॉर्क की डायरेक्शन कैसी, कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड। कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड के लिए ऐसा अपन सिंबल लगा देंगे, कमिंग आउट, टॉर्क कमिंग आउट, ठीक। टॉर्क का
डायमेंशनल फार्मूला और यूनिट भी बता दो भाई, ऐसा यूनिट। तो ये F इंटू आर है, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। और डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, ML_T-2 इंटू L, ML/T-2। और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये सारी बेसिक जानकारी मैंने टॉर्क के बारे में दिया। अब इसमें फिर से समझना बात को, टॉर्क क्या है, ये फोर्स नहीं है। फोर्स तो लीनियर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, उससे उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। ये एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, इससे इसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है। तो ये रोटेशनल मोशन क्रिएट करने के लिए, कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल फिजिकल क्वांटिटी है टॉर्क। देखते हैं तो टॉर्क को अभी अपन और आगे समझें, उसके पहले मैं दूसरी फिजिकल क्वांटिटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी आपको एक आइडिया देता हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट इज ए टेंसर क्वांटिटी defined as for discrete particle system as moment of inertia is summation mi ri square I equal to 1 to n, where ri is perpendicular distance of ith mass from axis of rotation. जैसे कि मान लीजिए कि ये दो पार्टिकल हैं, एक लाइट रिजिड रॉड पर अपन ने इनको टाई कर दिया और यहाँ इस रॉड को अपन ने घुमाना है। इसका मास है m1, इसका मास है m2। ये डिस्टेंस है मान लीजिए r1 और ये डिस्टेंस है मान लीजिए r2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कैसे लिखेंगे अपन, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर समेशन mi ri स्क्वायर, जहाँ के r1 r2 क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ these masses, point masses from axis of rotation. डिस्क्रीट मास नहीं हो, अगर कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन हो तो, जैसे रॉड, कोन, स्फीयर, कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करेंगे इंटीग्रल डी आई। एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे डीएम मास का, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसको पार्टिकल ट्रीट करते हुए m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर dm r1 स्क्वायर dm r2 स्क्वायर dm r3 स्क्वायर, सबका समेशन। तो dm बोला तो इन्फानाइट पॉइंट मासेस से मिलकर बना हुआ मानेंगे अपन। तो जैसे ये रिजिड बॉडी है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स dm मास के, तो इसका मास है dm और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन r है। तो इसका छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज ए पार्टिकल अगर अपन देखें तो m1 r1 स्क्वायर से dm r स्क्वायर होता है, और ऐसे सारे dm जो बॉडी के हैं इनटू देयर रेस्पेक्टिव परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, समेशन करेंगे तो ऐसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। तो इसका जो यूनिट है, SI यूनिट kg मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल। और डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला होगा m इंटू आर स्क्वायर, m इंटू एल स्क्वायर kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये है हमारी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। अब टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में क्या संबंध होता है, तो अब आपसे पूछो फोर्स और मास के बीच में क्या संबंध होता है, तो F इक्वल टू ma होता है। फोर्स जो है किसी मास m में एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस करता है, उसी प्रकार से टाउ इक्वल टू आई अल्फा होता है। टॉर्क जो है किसी बॉडी में जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा क्रिएट करता है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन समझो। तो जैसे हम ट्रांसलेशनल मोशन में लिखते थे F इज इक्वल टू m इंटू ए इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, वैसे ही यहाँ हम देखेंगे टाउ इज इक्वल टू आई अल्फ़ा। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू टॉर्क
डिवाइडेड बाई दिस आई। कि अगर ये एक रिजिड बॉडी है, इस एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट होना है, इस पर कुछ फोर्स लगाया तो हमें मालूम है कि उसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वही रिस्पॉन्सिबल होता है इसको अल्फ़ा प्रोड्यूस करने के लिए, इसको घुमाने के लिए। तो मान लीजिए ये यहाँ पर एक एलिमेंट है dm मास का, एक पार्टिकल है dm मास का और ये सर्कुलर मोशन करने वाला है r रेडियस के सर्कल में। तो इसको कौन सर्कुलर मोशन कराएगा? तो वो जो टेंजेंशियल फोर्स अपना ft लग रहा था उसका एक छोटा सा पार्ट इसको रोटेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। पूरा ft नहीं, पूरे ft नहीं तो सारे मासेस को घुमाना है, सारे मासेस को at प्रोवाइड करना है। ये उस ft का छोटा सा पार्ट है जो कि इस dm को at प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब टॉर्क हम किसे कहेंगे? तो हम टॉर्क कहते हैं r इंटू एफ टी। तो टाउ का मतलब इंटीग्रल, डी टाउ का मतलब इंटीग्रल r इंटू एफ परपेंडिकुलर। तो ये छोटे से टॉर्क की बात चल रही है जो छोटा सा टेंजेंशियल फोर्स इस dm मास पर क्रिएट कर रहा है। तो ये हो जाएगा r इंटू डी एम इंटू ए टी, और ए टी का मतलब अल्फ़ा इंटू आर। तो अल्फ़ा तो चूँकि हर एक पार्टिकल के लिए सेम रहता है तो अल्फ़ा तो अपन आउट ऑफ इंटीग्रेशन ले आते हैं, अंदर क्या बचेगा? डी एम इंटू आर स्क्वायर, और इंटीग्रल डी एम आर स्क्वायर ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई इंटू अल्फ़ा। अब जैसा होगा टॉर्क अपवर्ड, आर क्रॉस एफ करेंगे ना, तो ये ऊपर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज या अपवर्ड, वैसा ही क्रिएट होगा अल्फ़ा। तो हम फाइनली वेक्टर फॉर्म में इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो ये है प्रूफ टाउ इज इक्वल टू आई अल्फ़ा का। अब इससे हमें क्या देखने को मिलता है कि अल्फ़ा का मतलब है टॉर्क अपॉन आई। तो अगर मास होगा ज़्यादा तो सेम फोर्स से एक्सेलरेशन क्रिएट होगा कम। सेम फोर्स लगा रहे हैं अलग अलग मासेस पे, मास अगर ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगा। इसी प्रकार से अगर सेम टॉर्क क्रिएट कर रहे हैं, बॉडी के मास पर भी डिपेंड करता है, उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन उस पर भी डिपेंड करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर अल्फ़ा डिपेंड करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ज़्यादा होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा कम आएगा, तो वो ओमेगा एकदम से डेवलप उसका नहीं होगा। मतलब ये अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, और अगर ये किसी पर्टिकुलर ओमेगा से घूम रही है तो उसी पर्टिकुलर ओमेगा से घूमती रहेगी, उसमें अल्फ़ा कम क्रिएट होगा। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आई जो है, इट इज़ ए मेजर ऑफ रोटेशनल इनर्शिया। रोटेशनल इनर्शिया, इनर्शिया किसको कहते हैं? ए प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच ए बॉडी लाइक्स टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। जैसी मोशन में है वो वैसी मोशन में बनी रहना चाहती है। अब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तो उसमें एक्सेलरेशन आता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। उसी प्रकार से आप टॉर्क अप्लाई करते हो तो अल्फ़ा क्रिएट होता है और उसमें ओमेगा चेंज होता है। तो जितना ज़्यादा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही कम होगा अल्फ़ा, उतना ही कम चेंज होगा उसकी एंगुलर स्पीड में, उसकी रोटेशनल मोशन में। जो भी रोटेशनल मोशन की स्टेट है, स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन इज डिफाइंड बाय ओमेगा, कि किस ओमेगा से वो घूम रही है। तो इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया किसको हमने कहा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। इसी प्रकार से मास को हम क्या कह सकते हैं? इनर्शिया फॉर ट्रांसलेशनल मोशन। मास को हम कह सकते हैं इनर्शिया फॉर ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन कैसे कहा, समझ में आया? कि मास अगर है ज़्यादा तो ट्रांसलेशनल मोशन चेंज नहीं होना चाहेगी, उसमें एक्सेलरेशन कम क्रिएट होगा, उसकी वेलोसिटी कम चेंज होगी। तो ये इनर्शिया है कि मैं जैसे जिस वेलोसिटी से जा रहा हूँ उसी वेलोसिटी से जाता रहूँगा, मैं अपने में कोई चेंज नहीं करूँगा। तो वो किससे डिसाइड होगा? उसके मास से। अगर मास ज़्यादा तो वो, जैसे एक ट्रक आ रहा है, साइकिल वाले को टक्कर मारी तो ट्रक की वेलोसिटी ज़्यादा चेंज नहीं हुई, क्यों? क्योंकि उसका मास है ज़्यादा। तो सेम फोर्स लगा एक्शन रिएक्शन का साइकिल और ट्रक के बीच में, लेकिन ट्रक की वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, क्योंकि क्या है? उसका मास ज़्यादा, एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ कम, तो वेलोसिटी में चेंज हुआ कम।
लेकिन साइकिल वाले की वेलोसिटी तो बहुत बढ़ जाएगी टक्कर के बाद। ठीक है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम इस तरीके से भी देखते हैं। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय पे डिपेंड करता है? एक तो मास ऑफ बॉडी पे, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर कितनी डिस्टेंस पर ज़्यादातर लोकेटेड है, तो इट डिपेंड्स ऑन नंबर 1 मास एंड नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। ऐसा कहा जा सकता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐसे समझिए। कुछ बॉडीज़ के मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल कर देखते हैं। देखिए, अपने इस चैप्टर में क्या काम होगा? 3 काम होंगे। एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडीज अबाउट गिवन एक्सिस आपको निकाल के दिखाना होगा। फिर टाउ इक्वल टू आई अल्फा बेस्ड प्रॉब्लम्स की इस पर्टिकुलर बॉडी को इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हमने फ्री टू रोटेट किया हुआ है। अब ये फोर्स लगाया तो बताओ कितना टॉर्क क्रिएट होगा, तो कितना उसमें अल्फा क्रिएट होगा, तो उसमें किस तरीके से ओमेगा जनरेट हो रही है। फिर काइनेमेटिक्स भी इन्वॉल्व कर देंगे, तो बताओ अगर अल्फा ये है तो टाइम टी के बाद ओमेगा कितना होगा, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा टाइम टी में, वगैरह वगैरह। और तीसरा होगा एंगुलर मोमेंटम, कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, पार्टिकल का तो आपने पढ़ा है, पार्टिकल का क्या होता है और रिजिड बॉडी का क्या होता है। तो वो अपना 3rd सेक्शन होगा इस चैप्टर का। तो हम सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया से शुरू करते हैं कि डिफरेंट बॉडीज़ के पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालें। और उसका बेसिक फार्मूला क्या है? मास इंटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, मास इंटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इसका समेशन। अलग अलग पार्टिकल हैं तो m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर कर लो उनका समेशन। और अगर रिजिड बॉडी इस तरह की है कि कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो इंटीग्रल dm इंटू r स्क्वायर कर लो, बस सिंपल। तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीख रहे हैं अपन। पहले मैं डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम देखता हूँ। इसके साथ भी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये लाइट रिजिड रॉड है और इसमें एक पार्टिकल यहाँ m1 मास का, एक पार्टिकल यहाँ m2 मास का। ये डिस्टेंस है r1, ये डिस्टेंस है r2 और एक पार्टिकल यहाँ है मास m3 का और ये डिस्टेंस है r3। अब इस रॉड को फोर्स लगा के ऐसे घुमाया तो इस सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल्स इस एक्सिस y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। तो कैसे बताएंगे? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, सिंपल, इतने kg मीटर स्क्वायर। अब एक और एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए कि ये एक लाइट फ्रेम है, 3 रॉड्स हमने ली, 3 रॉड्स, लाइट रिजिड रॉड, लाइट रिजिड रॉड्स ऑफ लेंथ L ईच। ऐसा ट्रायंगुलर फ्रेम बनाया और उसके वर्टाइसेस पे, कॉर्नर्स पे 3 पॉइंट मासेस हैं m, 2m और 3m। ठीक, अब इसकी जो सेंट्रॉइड है वहाँ से हमने और 3 लाइट रिजिड रॉड से इसको कनेक्ट कर दिया फ्रेम को, और ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड, कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड। ये हमारी z एक्सिस है। मान लो इधर x एक्सिस है, इधर y एक्सिस है, तो ये z एक्सिस है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है z एक्सिस के अबाउट। मतलब इसको कैसे रोटेट करेंगे? ऐसे। रोटेशन एक्सिस किसको कहते हैं समझो पहले। रोटेशन एक्सिस कहते हैं ए लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कल्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ बॉडीज ड्यूरिंग रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन किसको कहते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन किसको कहते हैं? लाइन परपेंडिकुलर टू
perpendicular to plane of circles, plane of concentric circles in which particles are moving and passing through center of circle, passing through center of circles। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन समझो। डिस्टेंसेस तो अपने को समझ में आ जाएंगे सब, ये एल है, ये एल है, ये एल है। तो जेड एक्सिस के अबाउट, तो ये जो तीन पार्टिकल है ना, ये जो ट्रायंगुलर फ्रेम है, ये हमारे इस बोर्ड के प्लेन में है, वर्टिकल प्लेन में। तो जेड एक्सिस कमिंग आउट होगी। तो इस जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये तीन पार्टिकल को रोटेट होना है। मतलब ऐसे जैसे अपन व्हील घुमाते हैं ना कार का, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो ये सर्कल्स जो बनेंगे ये आर 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 रेडियस के सर्कल में घूमेंगे। ये तीनों पार्टिकल आर 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 रेडियस के सर्कल में घूमेंगे, ये जेड एक्सिस के अबाउट। तो जो सर्कल्स बन रहे हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स, अभी यहाँ पर एक ही सर्कल बन रहा है, वैसे अलग अलग भी बन सकते हैं। तो इस सर्कल का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए वो लाइन, एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो वो कहलाएगी एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, सबका डिस्टेंस आर है, मासेस m 2m 3m है। तो अलग अलग पार्टिकल का m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस के अबाउट कितना आएगा, m + 2m + 3m × r स्क्वायर, मतलब 6m r स्क्वायर। और r क्या है, 2/3 ऑफ l cos 30। ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड होता है सेंट्रॉइड से, ये जो मीडियन है 2:1 के रेशियो में डिवाइड होती है। तो ये हो जाएगा 2/3 ऑफ l cos 30 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो आंसर आ जाएगा। ये कितना होगा, √3/2, 2 से 2 कटा, l/√3, l स्क्वायर बाई 3। तो ये कितना आ गया, 2ml स्क्वायर। ऐसा हमने IZ निकाल दिया, जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक और एग्जांपल करते हैं। तो एक और एग्जांपल लेते हैं अपन कि मान लीजिए ये हमारा XYZ एक्सिस सिस्टम हो गया, ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक ट्रायंगुलर फ्रेम है, लाइट रिजिड रॉड से बनी हुई, और उसके साइड्स की लेंथ 3 मीटर, 4 मीटर एंड 5 मीटर इस प्रकार की है। पार्टिकल्स जिनका मास है वो इनके इस ट्रायंगुलर फ्रेम के वर्टाइसेस पर रखा है। यहाँ पर है मान लीजिए m1, यहाँ पर है मान लीजिए m2, यहाँ पर मान लीजिए है m3। फ्रेम ऑफ लाइट रिजिड रॉड्स, ठीक है ना। अब एक्स एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट कर सकते हैं, वाई एक्सिस के अबाउट कर सकते हैं, जेड एक्सिस के अबाउट कर सकते हैं। तब सबसे पहले तो जेड एक्सिस के अबाउट करो। जेड एक्सिस कैसी, कमिंग आउट। तो ये अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो जो ये पार्टिकल्स घूमेंगे इस एक्सिस के अबाउट घूमेंगे, ये सेंटर होगा उन कंसेंट्रिक सर्कल्स का जिसमें कि ये घूमने वाले हैं। तो ये ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, और ये तो घूमेगा ही नहीं। इस जेड एक्सिस के अबाउट m1 नहीं घूमेगा। m1 की डिस्टेंस क्या है, 0 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये बोर्ड का जो प्लेन है ना, वर्टिकल प्लेन, उसमें ये तीनों पार्टिकल्स सर्कल बनाएंगे। मतलब ये दोनों पार्टिकल m2 और m3 सर्कल बनाएंगे, m1 तो रेस्ट में रहेगा। और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जेड एक्सिस कैसी है, हॉरिजॉन्टल कमिंग आउट, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस कितना होगा, m2 × 4 स्क्वायर प्लस m3 × 3 स्क्वायर, जो भी आएगा कैलकुलेट कर लेना। एक्सिस समझो पहले,
मुझे वाई एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मतलब वाई एक्सिस के अबाउट इसको घुमाना है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है वाई एक्सिस, तो जो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे वो एक्स जेड प्लेन में बनेंगे। वाई एक्सिस अगर वर्टिकली अपवर्ड है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये पार्टिकल्स रोटेट होने वाले हैं सर्कुलर पाथ पर, जिसका सेंटर से जा रही है वाई एक्सिस, हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये ऐसा घूमेगा यूँ, ये तो घूमेगा ही नहीं क्योंकि इसकी डिस्टेंस 0 है और इसकी भी डिस्टेंस 0 है, तो ये इस प्रकार से घूमेगा। तो आई वाई जब निकालोगे तो कितना आएगा, सिर्फ m3 इंटू 3 स्क्वायर। m1 और m2 की डिस्टेंस फ्रॉम एक्स ऑफ रोटेशन 0 है। अच्छा, एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाएं तो एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाएं तो ऐसा वर्टिकल प्लेन बनेगा जिसमें कि ये पार्टिकल्स मूव करेंगे। एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा हॉरिजॉन्टल है, तो ये m2 जो है घूमकर ऐसा यूँ वर्टिकल सर्कल बनाएगा। m1 और m3 नहीं घूमेंगे क्योंकि वो तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, तो उसकी डिस्टेंस जो है एक्स एक्सिस से कितनी है, m1 m3 की 0 0। तो सिर्फ m2 घूमेगा, ये ऐसा आएगा यूँ नीचे से जाएगा। एक्स एक्सिस सेंटर ऑफ सर्कल से जाने वाली परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस सर्कल फॉर्म्ड बाय m2 है। तो Ix को मैं लिख सकता हूँ सिर्फ m2 इंटू 4 स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से एक्सिस ऑफ रोटेशन पहले समझो और उसके अबाउट फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखो। एक्सिस ऑफ रोटेशन समझने के लिए एक दो एग्जांपल मैं और देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक्स वाई प्लेन अपना हॉरिजॉन्टल प्लेन है, एक्स वाई प्लेन मान लीजिए हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना, और ये जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस वर्टिकली अपवर्ड है। अब यहाँ पर इस सीलिंग से एक बॉब सिंपल पेंडुलम एल लेंथ की स्ट्रिंग से एक बॉब मास m का सस्पेंड किया और ये हमने ऑसिलेट कराया, तो ये ऐसा ऑसिलेट कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे चल रहा है जिसका रेडियस कितना है l। तो इसके लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी होगी, तो इसका सर्कल जो है ऐसा बनेगा पूरा, अगर अपन इमेजिन करें उसका ये पार्ट है, इस आर्क पर ये घूम रहा है। तो इस सर्कल के परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस। तो आई वाई कितना होगा, m इंटू एल स्क्वायर आई वाई। ये सर्कल है वर्टिकल प्लेन एक्स जेड प्लेन में, उसके परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस गोइंग इनटू द बोर्ड। तो आई वाई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए, ये एक हॉरिजॉन्टल रॉड है और ये हमारी वही एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस है हॉरिजॉन्टल और जेड एक्सिस वर्टिकली अपवर्ड है, वही सिंबल है, वही हमारा एजम्पशन है। और यहाँ पर एल लेंथ की दो स्ट्रिंग है और ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच में भी डिस्टेंस एल है और ये झूला है, झूले में यहाँ एक आदमी, एक बच्चा ऐसा बैठा है और इसका मास m है और ये झूला झूल रहा है। तो एक आर्क ऑफ सर्कल पे चल रहा है, तो ये कौन से प्लेन में मूव करेगा, तो ये बाहर आने वाला वाई एक्सिस है और ये ऐसा वर्टिकल प्लेन है, ये ऐसा वर्टिकल प्लेन, मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग नहीं जा रहा है, ये वाई के अलॉन्ग बाहर या अंदर और जेड एक्सिस के हिसाब से ऊपर या नीचे भी हो रहा है। तो ये वाई जेड प्लेन में इस प्लेन में सर्कल बन रहा है, तो उसके परपेंडिकुलर ऐसी ये एक्सिस एक्स एक्सिस है। तो आई एक्स, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स कितना होगा, तो ये डिस्टेंस देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन से m इंटू डी स्क्वायर। अब d आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये 30 डिग्री है, तो ये d क्या होगा, l cos 30 स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो तो यहाँ से √3/2 स्क्वायर करेंगे तो 3/4 ml स्क्वायर, ऐसा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट आ गया। और एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी है, एक्स एक्सिस। ये मेन बात है समझने वाली पार्ट। ये जो झूला झूल रहा है, ये स्विंग कर रहा है कैसा, वाई जेड प्लेन में, इस वर्टिकल प्लेन में। आई बात समझ में।
तब कुछ कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात कर ली जाए, जैसे कि एक यूनिफॉर्म रॉड, मास m, लेंथ l, और इसको हमने रोटेट करना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड्स एंड परपेंडिकुलर टू रॉड। एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ द एंड्स एंड परपेंडिकुलर टू रॉड। तो ये एक्सिस है वर्टिकल, तो जो सर्कल बनेंगे वो बनेंगे हॉरिजॉन्टल, जिसमें कि पार्टिकल्स ऑफ बॉडी मूव करेंगे। ठीक, अब इसमें बहुत सारे m1, m2, m3, m4, dm, 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 dm सबसे मिलकर बनी हुई मानो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा। तो एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक एलिमेंट ले लो x डिस्टेंस पर, dx लेंथ का, तो इसका मास dm कितना होगा, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, एक ही पार्टिकल है ये, dm मास का x डिस्टेंस पर dm इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। फिर इसको इंटीग्रेट करोगे कि साहब यहाँ से लेके x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l तक सारे dm को देखो, उनकी रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस x वेरीज फ्रॉम 0 टू l। तो ये हो जाएगा dm की जगह हमने लिखा m/l और ये x स्क्वायर dx फ्रॉम 0 टू l। तो ये हो जाएगा m/l बाहर, और x स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, x³/3, लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा l³/3। तो ये क्या हो गया ml²/3। ऐसा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया यूनिफॉर्म रॉड का। एक्सिस कहाँ है, पासिंग थ्रू वन ऑफ एंड्स। अगर मिड पॉइंट से जा रही होती तो कुछ और होता। देखो मान लीजिए कि रॉड के मिड पॉइंट से एक्सिस ऑफ रोटेशन जा रही है, तो ये ऐसा हॉरिजॉन्टल प्लेन में पार्टिकल्स ऑफ रॉड सर्कुलर पाथ पर चलेंगे, और जो कंसेंट्रिक एक्सिस है ये हमारी परपेंडिकुलर टू सर्कल्स, प्लेन ऑफ सर्कल्स, वर्टिकल एक्सिस है। तो इसमें भी वही करो, ये x डिस्टेंस पर dx लेंथ का एलिमेंट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया di कितना होगा, dm इंटू एक्स स्क्वायर, और उसका करेंगे हम इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक। तो x वेरीज फ्रॉम, ये एक्सिस क्या है, पासिंग थ्रू मिड पॉइंट है, ध्यान रखना, फ्रॉम मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू रॉड। तो x वेरीज फ्रॉम -l/2 से +l/2, या तो इसको ऐसा लिखो -l/2 से +l/2, तो सारे पार्टिकल्स कवर हो जाएंगे। या यहाँ से यहाँ तक जो समेशन आएगा इंटीग्रेशन, वो यहाँ से यहाँ तक आएगा। तो इसको हम चाहें तो ट्वाइस ऑफ 0 to l/2 dm इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब dm की वैल्यू रखो m/l इंटू dx 0 to l/2। सिंप्लीफाई करता जा रहा हूँ, m/l बाहर आ गया है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³/3, तो ये हो जाएगा l/2³/3, लिमिट रखने पर कितना आया। तो एक 2 से एक 2 कैंसिल हो गया, अब नीचे बचा 4, 4 3 12, ml²/12। ये याद रखना है, रिजल्ट बड़े स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं ये मिड पॉइंट से अगर आप एक्सिस पास कराओगे, परपेंडिकुलर टू रॉड होगा एक्सिस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12, और एक एंड से जा रही होगी एक्सिस परपेंडिकुलर टू रॉड, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml²/3। तो एक कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यूनिफॉर्म रॉड के लिए अलग अलग एक्सिस पर कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला आपने देखा। अगली सिचुएशन देखिए, एक रॉड है जिसकी लेंथ दी हुई है l, रॉड की लेंथ है l और मास है m, पर ये यूनिफॉर्म नहीं है। इस डिस्टेंस x पर मास पर यूनिट लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी डिपेंड करती है। लीनियर मास डेंसिटी is proportional to
एक्स, आपको फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। तो ये इन्होंने वाई एक्सिस बताई, इस एंड ए से जाने वाली परपेंडिकुलर टू रॉड। तो क्या करूं मैं, तो ये घूमेगी रॉड कैसे, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे घूमेगी, और ये वर्टिकल एक्सिस है। तो यहाँ पर मैंने एक dx लेंथ का एलिमेंट कंसिडर किया, जहाँ कि हम इस dm को निकालते समय लीनियर मास डेंसिटी kx ऐसा हम ले सकते हैं। तो मैं पहले तो dm निकाल रहा हूँ। तो लीनियर मास डेंसिटी मतलब लेमडा एट डिस्टेंस x क्या होगा, kx। तो dm कैसे लिखूँगा, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ मतलब kx dx। अब टोटल मास m है, k नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो k हटाना पड़ेगा। k निकालने के लिए पहले इसको इंटीग्रेट करके मास निकालो। तो पूरा मास है m, इंटीग्रल dm फ्रॉम x वेरीज फ्रॉम 0 टू l। तो ये हो जाएगा kl स्क्वायर अपॉन 2, इससे k आ गया 2m अपॉन l स्क्वायर। अब मुझे निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये इंटीग्रल डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रल डी एम इंटू एक्स स्क्वायर, उसी डी एम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे हैं। डी एम की जगह क्या लिखेंगे, के एक्स डी एक्स। तो के बाहर एक्स डी एक्स, एक्स क्यूब डी एक्स, ऐसा हो जाएगा 0 टू एल, लेंथ एल है। तो आई कितना हुआ, आई हुआ के इंटू एल रेज टू 4 अपॉन 4। अब k की वैल्यू रख दो, k की वैल्यू क्या आई थी, 2m अपॉन एल स्क्वायर, 2m अपॉन एल स्क्वायर इंटू एल रेज टू 4 अपॉन 4। ये जो बचा हुआ सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर अपॉन 2। ऐसा इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड कर दिया, वाई एक्सिस के अबाउट। तो छोटा मोटा इंटीग्रेशन इन्वॉल्व करके भी क्वेश्चन बन सकता है। अगली सिचुएशन देखिए, मान लीजिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और रॉड ऐसी है, मास m लेंथ l की यूनिफॉर्म रॉड है, ये एंगल थीटा है, ऐसे इसको घुमा रहे हैं। तो ये कोन जनरेट करेगी ना, कोन की सरफेस जनरेट करेगी। यूनिफॉर्म रॉड है, मास m लेंथ l, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन y एक्सिस आपको निकालना है। तो इसके अलग अलग dm मासेस पार्टिकल्स इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से अलग अलग परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर लोकेटेड है। तो यहाँ से इंटीग्रेशन करना है तो x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट चूज करो dx लेंथ का, उसकी डिस्टेंस, इस dm की डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी होगी, x साइन थीटा होगी कि नहीं। तो इस छोटे से dm का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस dm इंटू एक्स साइन थीटा स्क्वायर, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। ऐसे सारे dm का हमको कंसिडर करना है, x वेरीज फ्रॉम 0 टू l। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रल dm इंटू एक्स साइन थीटा स्क्वायर, x वेरीज फ्रॉम 0 टू l। अब dm को क्या लिखें, तो dm क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ ऑफ अवर एलिमेंट dx। तो ये हो जाएगा m बाई एल एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा dx फ्रॉम 0 टू l। कांस्टेंट टर्म्स बाहर निकाल लो, अंदर बचा एक्स स्क्वायर dx फ्रॉम 0 टू l। इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा l क्यूब बाई 3, तो बचेगा ml स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। मान लो कि थीटा को मैं 0 कर दूं तो सारी पूरी की पूरी रॉड y एक्सिस पर हो जाएगी, सारे उसके dm सारे पार्टिकल्स की एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस 0 हो जाएगी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा। तो थीटा अगर 0 करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा। और थीटा 90 करोगे तो ये रॉड ऐसी, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन थीटा 90 के लिए ऐसा दिखेगा। तो ये तो ml स्क्वायर बाई 3 आना चाहिए, बिल्कुल आ गया। एक एंड से जाने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड ml स्क्वायर बाई 3 आ जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के लिए। तो ये फार्मूला
भी एक स्टैंडर्ड फार्मूले के रूप में आप याद रखना, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बनते हैं। ml²/3 sin² थीटा। देखिए एक क्वेश्चन बताता हूँ। तो अगली सिचुएशन देखिए, एक फ्रेम है, स्क्वायर फ्रेम मेड अप ऑफ 4 रॉड्स, ईच ऑफ मास m, लेंथ l। 4 आइडेंटिकल रॉड्स हैं, ईच मास m, लेंथ l। इसका मास m, लेंथ l, इसका भी मास m, लेंथ l, इसी प्रकार सबका मास m, लेंथ l। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन मैं बताता हूँ, उसके अबाउट इस स्क्वायर फ्रेम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। रॉड से मिलकर बनी हुई है, तो एक एक्सिस तो हमने कहा कि ये हो सकती है, इसके अबाउट इसको घुमाया जाए, और एक एक्सिस ये हो सकती है, इसके अबाउट हम इसको ऐसे घुमाएं। तो इसको मैंने कहा ये एक्सिस है 1, और ये एक्सिस का नाम मैंने रखा 2। ऐसी एक्सिस हो गई। कैसे घुमा रहे हैं समझ में आया ना, कि अगर ये तो बुक है, मान लीजिए कि फ्रेम है ये, यहाँ पर ये स्क्वायर फ्रेम मान लो, एक्सिस 1 के अबाउट घुमाना तो ये ऐसे घूमेगी यूँ, ठीक है ना। जो सर्कल्स बनेंगे ऐसे वर्टिकल प्लेन में होंगे, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इसी को अगर वाई एक्सिस के अबाउट घुमाना है, सॉरी मतलब एक्सिस नंबर 2 के अबाउट घुमाना है, तो ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल के अबाउट इसको घुमाना है, तो डायगोनल फिक्स रहेगा और ये ऐसा रोटेट होगी। डायगोनल फिक्स है और ये ऐसे रोटेट हो रही है, समझे, डायगोनल नहीं घूम रहा, ये ऐसे घूमेगी। इस तरह से ये 2 एक्सिस ऑफ रोटेशन है, 1 और 2। तो I1 बताओ कितना होगा। तो 4 रॉड है, सबका बता दो अलग अलग, नंबर बताओ पहले किसका दूसरा किसका। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। चारों रॉड का अलग अलग निकाल के सम कर दो, m1r1² + m2r2²। सारे मासेस के लिए अपने को करना है, सम करना है। तो इस रॉड 1 का कितना होगा, तो चूंकि इसके सारे पार्टिकल्स इस एक्सिस 1 पर लोकेटेड है, उससे डिस्टेंस 0 है, तो फर्स्ट वाली रॉड का तो 0 हो गया। सेकंड वाली रॉड 1 के अबाउट घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, तो ये ऐसे घूमेगी, ठीक है ना। वर्टिकल प्लेन में तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो जाएगी, तो ये ml²/3 हो जाएगा, पासिंग थ्रू 1 एंड। अच्छा, ये घूमकर ऐसे नीचे आएगी, और इसके हर एक पार्टिकल की डिस्टेंस एक्सिस 1 से कितना है, l l l l। तो m1 या dml², dml² dml² ऐसा करेंगे, तो ये ml² आ जाएगा। और ये वाली जो चौथी है, इसका तो ml²/3 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना आएगा, ml² + 2/3 ml², तो ये जाएगा 5/3 ml²। ठीक, अब एक्सिस 2 के अबाउट देखना है। तो इस रॉड के बारे में बात करें, नंबर 1, इसका एंगल ये कितना है, 45। ये ऐसा कोन जनरेट करेगी, ये डायगोनल के अबाउट ये ऐसा घूमेगा, ये निकल के बाहर आएगा, ये अंदर जाएगा, इसको ऐसे घूमना है, सबको ऐसे घूमना है, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। तो ये 4 टाइम्स ml²/3 sin² 45 डिग्री, ऐसा हम लिख लेंगे। तो I2 कितना आएगा, 4/3 ml² × 1/2, दैट इज 2/3 ml²। इस तरह से एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया। आया समझ में, ऐड करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता, कैसे होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेगेटिव,
हमेशा पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है रेक्टेंगुलर प्लेट। रेक्टेंगुलर प्लेट, प्लेट को लैमिना भी कहते हैं, प्लेट या लैमिना। इसका मास m है और डायमेंशन लेंथ ऑफ द साइड्स तो a बाई बी, a इसकी लेंथ हो गई तो b विड्थ हो गई, ठीक है। तो ये मैंने इसको ऐसा इमेजिन किया कि ये साइड लेंथ a है और ये साइड लेंथ b है। अब ये एक्सिस है y एक्सिस, इसके अबाउट अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो आई वाई कैसे लिखूं, इंटीग्रल डी आई वाई कर लो। डी आई वाई किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो यहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट कंसीडर करो, ऐसी एक रॉड है जिसकी लेंथ a है और मास इसका dm है। ऐसी रॉड इमेजिन करी अपन ने, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया y एक्सिस के अबाउट कितना आएगा, एक रॉड का ml²/3। ऐसी सारी dm 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 लेंथ की, dm 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 मास की और लेंथ a की रॉड से मिलकर ही प्लेट बनी है। तो a²/3 एक कॉमन फैक्टर है और सारी रॉड्स के मासेस dm 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 का समेशन जब करोगे तो टोटल मास m आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये ma²/3 ये y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। वैसे ही अगर इस प्लेट का x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा होता तो ये a है, ये b है, क्या करते, तो हम ऐसी रॉड लेते dm मास की एलिमेंटल रॉड, इसका छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया x एक्सिस के अबाउट, इसको अब ऐसे रोटेट कर रहे हैं, पहले इसको ऐसे रोटेट कर रहे थे। तो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, dm इंटू b²/3। फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो सारी रॉड्स, ऐसी सारी रॉड्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया x एक्सिस के अबाउट dm इंटू देयर मास इंटू b²/3 ऐसा होगा। b²/3 बाहर और dm 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 का जब समेशन करेंगे तो Ix हो जाएगा टोटल मास m, dm का इंटीग्रल करेंगे तो m इंटू b²/3 ऐसा आ गया, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स लाइक रॉड, प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट ऐसा कुछ निकालना सीखा। अब इसके बाद कुछ दो थ्योरम है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, उनको पहले हम डिराइव करके समझेंगे और फिर उसको अप्लाई करते हुए बाकी के बचे हुए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे अलग अलग एक्सिस के अबाउट। वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल और बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम ओरिएंटेड लेक्चर होगा, जो कि हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे लेक्चर नंबर 2 होगा। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।